नमस्कार आप सभी का और बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज़ में। हम लास्ट के 2 वीडियोस में जनरल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज मैं दिव्या शुक्ला फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल साइंस के ही पार्ट 3। इसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपके RRB NTPC में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। और ये जो साइंस के क्वेश्चंस हैं ये RRB में ही नहीं, रेलवे में ही नहीं, SSC के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट: स्टार्ट ईच डे विद अ न्यू होप, लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड एंड हैव फेथ फॉर अ बेटर टुमारो। जी हाँ, आप अपना हर एक दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू करें। जब आप सुबह उठते हैं आप अपना एक टारगेट बिल्कुल बनाएं। उस टारगेट को आप किसी भी तरह पाने की पूरी कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि काम को छोड़ दें। जिस दिन आप काम को छोड़ देते हैं आप नेक्स्ट 3-4 डेज़ के लिए पीछे हो जाते हैं। तो टारगेट सेटअप करें, उसको पाने का पूरा प्रयास करें। जो भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। जो मेमोरीज़ पुरानी हैं उन्हें वहीं छोड़ें और आगे की ओर बढ़ें। यही संदेश था आज का। वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? तो यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस देखिएगा ज़रा। पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। जनरली कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में कि बेकिंग सोडा कौन है, वॉशिंग सोडा कौन है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, आप जान जाइए। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र देखिए, NaHCO3। ठीक है, वहीं पे दूसरी साइड सोडियम कार्बोनेट है तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3। अब कैसे याद रखेंगे? जो खाने वाला सोडा है, जो बेकिंग सोडा है, उसका जब आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें आपको H मिलेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिस वाले में H होगा वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट है वो क्या है? आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वॉशिंग सोडा होगा, अभी वॉशिंग सोडा पूछता तो ये हो जाएगा Na2CO3, वो खाने योग्य नहीं होता है। आ गई बात समझ में? अगर NaHCO3 होता है तो वो खाने योग्य सोडा होगा, जिसे हमने कहा है बेकिंग सोडा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में क्या किसी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है? ऑप्शंस को पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन, गैल्वेनीकरण। बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको साफ साफ आंसर मिल जाएगा। क्या? प्रकाश संश्लेषण। हम सबको पता है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और इसके लिए वो वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। और क्या लेते हैं? 12 मॉलिक्यूल लेते हैं। किसका? वाटर का। कभी कभी बुक्स में आपको 6H2O भी मिलेगा, वो भी करेक्ट है, और 12H2O भी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, तो इसके फलस्वरूप क्या प्रोडक्ट क्या बनता है? देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक, कौन सी गैस रिलीज होती है? तो 6O2। यहाँ देखिए, जो 6CO2 था, प्लांट्स उसको ले लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं? 6O2। मतलब हम यही देख रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसकी जगह उन्होंने क्या रिप्लेस किससे किया है? O2 गैस से रिप्लेस किया। प्लस यहाँ पे अगर 12H2O आप लेंगे तो देखिए 6H2O वाटर रिलीज होगा। ठीक है, और वो क्या है? वाष्पीकरण वगैरह की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो जल है, ये जो अधिकतम जल है, वो लॉस हो जाता है पौधों द्वारा। ठीक है, इस सूत्र को आप लिख लें और बिल्कुल याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है पौधे वातावरण से लेते हैं और किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का और जल का। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एक सवाल है, ग्राफीन क्या है? ये देखिए कुछ नया लग रहा है, ग्राफीन क्या है? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। आपने कार्बन के कई अपरूप के बारे में पढ़े होंगे, जैसे हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, वैसा ही एक कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। ग्राफीन पे रिसेंट में साइंटिस्ट बड़ी खोज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ग्राफीन ऐसा क्या है, ऐसा इंपॉर्टेंस इसका क्या है, तो जान लीजिए ज़रा। देखिए, जनरली जो कंप्यूटर के चिप्स होते हैं, हमें पता है वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। अच्छा, सिलिकॉन क्या है, एक तरीके का सेमीकंडक्टर है, कल ही आपने पढ़ा था, ठीक है। सिलिकॉन एक क्या है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। तो सिलिकॉन के ही क्या बने होते हैं, कंप्यूटर चिप्स बने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है तो कंप्यूटर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो आने वाली जो जनरेशन की कंप्यूटर्स बनेंगी उसमें ग्राफीन के ही चिप्स, ठीक है, या ट्रांजिस्टर्स बनाए जाएंगे। ऐसा साइंटिस्ट पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, ग्राफीन जो है वो कठोर अगर हम देखें तो डायमंड से भी ज़्यादा कठोर मिलेगा, और लचीला अगर देखें तो रबर से भी ज़्यादा लचीला है। तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया कि ये कार्बन का ही एक अपरूप है। और ठीक वैसे अभी मैंने आपको इसमें 2-3 चीज़ और बता दी कि कार्बन के अपरूप में क्या क्या आते हैं, डायमंड आता है यानी कि हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट आती है, और ग्रेफाइट ही क्या होता है, अच्छा ग्रेफाइट से देखिए क्या क्वेश्चन आता है, जो पेंसिल की लीड होती है जिससे आप लिखते हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते जा रहा है। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, आप बिल्कुल पूछें, बेझिझक पूछें, ठीक है। चलिए, और बिल्कुल अपडेट रहें, वीडियो जैसे ही आती है वीडियो को बार बार देखें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। एक बार वीडियो देखकर छोड़ देने से वो चीज़ें फिर वहीं रुक जाएंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? क्या पूछ रहा है, हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा है, अगर आप उसको लाल रंग के लाइट में ले जाएंगे तो वो ब्लैक दिखेगा। देखिए, कोई भी वस्तु सबसे पहले समझिए कलरफुल क्यों दिखती है। सपोज करिए ये जो लिखा है हरे रंग का कपड़ा, ये ग्रीन है, तो ग्रीन क्यों दिख रही है? ग्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो कपड़ा है ये ग्रीन लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रही है, और यही रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी आंखों तक आती है तो हमें वही कलर दिखता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई गुलाब है, अगर वो लाल रंग का है, वो लाल दिखाई दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, क्योंकि वो लाल रंग को ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आता है सवाल कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिख रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक क्यों दिख रहा है? वो ऑब्जेक्ट ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो सारे कलर को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको उठाना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक दिख रहा है तो वो क्या कर रहा है, लाइट की सारी स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ज़रा ऑप्शन देखिए यहाँ पे कुछ है क्या इससे रिलेटेड, क्योंकि हमने क्या देखा है कि हमारा जो कपड़ा है वो कैसा दिख रहा है, काले रंग का दिख रहा है। तो काले रंग का दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया क्या करेगा, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे और कि ठीक है ब्लैक तो आपने बता दिया, वाइट बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट वाइट क्यों दिख रहा है? तो ऑब्जेक्ट वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो सारी रे जो है उसे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई चीज़ कलरफुल क्यों दिख रही है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। वाइट दिख रही है क्योंकि वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, और ब्लैक क्यों दिख रही है, क्योंकि वो सारे कलर की स्पेक्ट्रा को अब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। आपको ये 3 बेस पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए यहीं से मैंने आपको 3 बेस के क्वेश्चंस बताए जो आ सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, इसको पढ़िए, ठीक है। स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या समानता है, आपको समानता बतानी है, ध्यान रखिएगा। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक। ऑप्शन को देखिए, ये ऑप्शन आप खुद भी कर सकते हैं, ये सभी गैर धातु हैं।
गैर धातु का क्या मतलब होता है? दे ऑल आर नॉन मेटल्स। ठीक है, कौन कौन? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक क्या है? नॉन मेटल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। ज़रा इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो हमें दो टर्म्स मिलेंगे, एक हो गया एक्सो, एक हो गया क्या? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है, इसको भी ब्रेक करिए। तो बायोलॉजी जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। ठीक, बायोस मतलब होती है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में हम किसकी अध्ययन को देखते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक, एक्सो का क्या मतलब हो गया फिर? एक्सो का मतलब होता है बाहरी या बाह्य। ठीक, तो जब बाह्य अंतरिक्ष में जीवन की संभावना की खोज की जाती है, किस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है? एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट रखिए दिमाग में। क्या? देखिए, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी और एक है आपका ब्लड ग्रुप ओ। अब कंफ्यूजन ये हो जाता है इसमें से यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, और यूनिवर्सल डोनर मतलब सार्वभौमिक दाता। तो जरा अंग्रेजी का डोनर बोलें, जरा बोल के देखिए। डोनर, डोनर। तो जब हम डोनर बोल रहे हैं तो ओ का साउंड आ रहा है, डोनर, ओ। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ। तो ठीक उसके विपरीत ए भी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? रेसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या पता चल गया कि ब्लड ग्रुप ए बी कैसा है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो जरा देखिए, अगर सारे ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो क्या आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है? अभी आपने कहा ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ऑप्शन पढ़िए, देखिए ऑप्शन नंबर सी। सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है, वो प्राप्त करता है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है, इसीलिए वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। मैं बार बार कह रही हूँ, जहाँ आपको समझ में ना आए, जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाए, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आता, आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, आप कमेंट करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में देखना है आपके कमेंट्स। चलिए उसके बाद आते हैं, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। ये प्रोस्टेट क्या होता है? तो ये अगर मानव शरीर की बात कर रहा है तो ध्यान से देखिए, ये मेल बॉडी की बात कर रहा है, पुरुषों की बात कर रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। तो आंसर तो आपको मिल ही गया, बी। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में जान लीजिए। प्रोस्टेट ग्रंथि एक प्रकार का मिल्की फ्लूइड, या आप ये कहें कि दूधिया तरल पदार्थ, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो तरल पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं वो स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, पोषण देते हैं। किसको? स्पर्म को। स्पर्म का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे कहते हैं, ये मेल बॉडी में पाया जाएगा, और ये एक दूधिया तरल पदार्थ प्रोड्यूस करता है जो कि शुक्राणु को या स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाया था, आज फिर से रिपीटेड है। रिपीटेड इसलिए है क्योंकि ये पेपर में भी रिपीट हुआ है। जी हाँ, देखिए, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है। आपने कल ही पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो एक बार पार्ट 2 ज़रूर देखें। वहाँ पे आपने कहा कि जो जीका वायरस है वो किससे होने वाला रोग है। मान लीजिए यहाँ तो वहन पूछ रहा है ना, यहाँ तो अभी ट्रांसमिशन पूछ रहा है। पहले मुझे ये बताइए, इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? कॉज होता है किससे? वायरस से।
ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, वहन कौन करता है, इसका वेक्टर कौन है। वेक्टर क्या कौन होते हैं, जो डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाते हैं, या इनको हम और क्या कह सकते हैं, वाहक कह सकते हैं। वाहक कौन है, तो वाहक है इसका मच्छर, और उस मच्छर का नाम क्या है, एडीज मच्छर। कल आपने फिर कहा कि एडीज मॉस्किटो जो होते हैं, या एडीज मच्छर जो होते हैं, वो डेंगू, ठीक है, चिकनगुनिया ये आदि बीमारियां ये फैलाते हैं, एडीज मॉस्किटो। तो यहाँ पे मच्छर जो हो गया, मच्छर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। यह आवर्तन गति क्या होती है, एक शाफ्ट किस स्पीड से रोटेट कर रहा है। आवर्तन गति का मतलब होता है रोटेशन स्पीड, ठीक है। तो एक शाफ्ट किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसको आप कैसे पता कर पाएंगे, इसकी स्पीड आप कैसे निकालेंगे, तो वो निकलेगी टैकोमीटर से। किससे, टैकोमीटर से। अब ये आता है क्वेश्चन कि क्यों तीन, बाकी तीन का क्या काम है। तो आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये देखिए, स्पीडोमीटर क्यों नहीं, क्योंकि स्पीडोमीटर जो है वो मोटर गाड़ियों की गति नापने वाला यंत्र है, ठीक है। स्पीडो नाम ही है, स्पीड, किसकी स्पीड, मोटर गाड़ियों की स्पीड। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। और क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाना होता है। जलयान में, ठीक है, जहाज़ों में जब सही समय का पता लगाना होता है तो किसका यूज़ करते हैं, क्रोनोमीटर का। तो आपको यहाँ से चारों ऑप्शंस का पता चल गया कि चारों जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका उपयोग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है आयोडीन। क्या ब्लीचिंग पाउडर आयोडीन से बनती है, बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रिक एसिड है, अमोनियम सल्फेट है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। देखिए, क्लोराइड ड नहीं होगा, ये क्लोराइड ट होगा, ठीक है, ये डी नहीं होगा, ड नहीं होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सूत्र देख लें पहले ब्लीचिंग पाउडर का, तो CaOCl2, ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर का, अच्छा, तो इसका केमिकल नाम क्या हो गया, इसका इसी का केमिकल नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है, माफ कीजिएगा, हाँ, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। कौन सा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ आप सभी को पता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, पानी को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, नालों की सफाई में यूज़ होता है, ठीक है। और कभी कभी तो इसका छिड़काव भी किया जाता है, फ्यूमिगेशन भी करवाते, इसका सॉल्यूशन बना के भी छिड़काव करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का। घरों में आपने देखा ही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ज़रा सूत्र देखिए, CaClO2। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैम ने तो हमें जो बताया है वो है CaOCl2, ये और ये अलग हैं क्या, नहीं है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आप इसको पढ़िए, उसको पढ़िए, अगर ऐसे आता है तो भी करेक्ट है, ऐसे आता है तो भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आइए, इनमें से भिन्न ज्ञात करें। भिन्न, अलग जो है वो निकालना है। देखिए ऑप्शन को, NaCl, Na2CO3, H2O, ये क्या है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर। और हीलियम, हीलियम क्या है, गैस है। तो हीलियम गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आइए। अब आज से आप जितने भी वीडियोस देखेंगे उसका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोशिश करिए सिर्फ आंसर ही मत दीजिए, उससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ यदि आपको हैं तो आप लिखें। इससे क्या होगा, जब आप किसी भी चीज़ को लिखेंगे वो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो कल हमने पार्ट 2 में पढ़ रखा था, तो एज अ रिविजन आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, ठीक है, तो इस स्थिति को डैश कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, निकट दृष्टि दोष, दृष्टिपटल विकृति। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज बस इतना ही।
अगले वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।